हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले जो हमारे वीडियोस थे उसमें हमने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था। हमने देखा था कि अगर कोई स्ट्रेट लॉन्ग वायर आ जाता है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। साथ के साथ हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास में प्लेट या कोई सीट आ जाती है तो उसके कारण किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। एंड टुडे वी विल डू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ स्फीयर। और जहाँ तक स्फीयर की बात आती है, स्फीयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है यहाँ पर। एक है सेल ऑफ चार्ज एंड सेकंड है स्फीयर ऑफ चार्ज, है ना। इससे रिलेटेड ही हम डेरिवेशन आगे करने वाले हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको पहले हम अच्छी तरह से समझ लें। अगर मैं सेल ऑफ चार्ज या कंडक्टर की मैं बात करूँ, है ना, सेल ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि लाइक फुटबॉल, होलो स्फीयर बोल सकते हो आप, अंदर से खाली है ना, और जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ है, इसके सरफेस पे। तो कंडक्टर की जहाँ तक बात आती है, सेल की जहाँ तक बात आती है, तो जो भी हम चार्ज देते हैं इसे, ये क्या होता है, इसके सरफेस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है। और अगर मैं फुल ऑफ स्फीयर की बात करूँ यहाँ पर ही कंडक्टर के लिए, ठीक है, तो फुल ऑफ स्फीयर में भी चार्ज को जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये क्या होगा, इस तरह से इसकी सरफेस पे पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सेल की अगर हम बात करें, है ना, तो सेल के लिए भी जो भी चार्ज होगा वो उसकी पूरे ही सरफेस पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। और अगर हम फुल ऑफ स्फीयर की बात करें कंडक्टर की, ठीक है, तो उसमें भी अगर हम जो चार्ज देंगे वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके सरफेस पे, ठीक है। सरफेस पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये हम इससे पहले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशंस क्या होती है वो हम देखेंगे। तो इन दोनों के लिए, सेल और कंडक्टर के लिए जो भी डेरिवेशंस हमारे पास में आएंगे, जो भी रिलेशन, जो रिजल्ट्स हमारे पास में आएंगे वो सेम होंगे, सेल के लिए और फुल ऑफ स्फीयर के लिए। फुल ऑफ स्फीयर मतलब अंदर का जो भी पार्ट है ना, वो होलो नहीं है, मतलब खाली नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली फुल ऑफ स्फीयर है, लेकिन है कंडक्टर। अब हम बात करते हैं स्फीयर ऑफ चार्ज की, ठीक है। ये नॉन कंडक्टर है और नॉन कंडक्टर की प्रॉपर्टी आपको पता है कि जहाँ पर हम चार्ज देंगे ये चार्ज वहीं रहेगा, ठीक है। नॉन कंडक्टर चार्ज के मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। यहाँ पर भी रिपल्शन तो होता है ना, लेकिन ये रिपल्शन के बाद इसकी सरफेस पर नहीं आ पाएगा। क्लियर है, ये इसके अंदर ही रहेगा। इसलिए ये जो चार्ज है ना, ये क्या है, इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इसको वॉल्यूम मेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। इसको हम समझ सकते हैं क्लाउड से। क्लाउड बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। अगर एक क्लाउड दूसरे क्लाउड के अंदर इंटर हो रहा है इस तरह से, है ना, तो इसके पास भी चार्ज है, इनके पास भी चार्ज है। जब ये क्लाउड इसके अंदर इंटर होगा तो फ्रिक्शन भी होगा, है ना, चार्ज में रिपल्शन भी होगा, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, है ना। तो सेम यही कंडीशन है इस नॉन कंडक्टर स्फीयर के लिए। अब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है सेल ऑफ चार्ज के कारण, ठीक है, जो भी स्फेरिकल सेल है हमारे पास में, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। स्फेरिकल सेल के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले हम एक स्फेरिकल सेल लेते हैं। ये एक स्फेरिकल सेल लिया है मैंने, जिसकी रेडियस की अगर मैं बात करूं तो इसके रेडियस है कैपिटल R। क्लियर है। चार्ज की जहाँ तक बात करें तो चार्ज इसके सरफेस पे क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है इस तरह से, ठीक है। अब इस स्फेरिकल सेल के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो मैं किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकता हूँ, है ना। लेकिन उसके लिए कंडीशन कौन कौन सी होगी, उसके लिए कंडीशन होगी आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, इसकी सरफेस पे, है ना, और इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द सेल। तो पहली जो कंडीशन है हमारे पास में वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल। कहने का मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है मुझे, वो इस स्फीयर के कहीं इस पॉइंट पे, है ना। और ये हम मान लेते हैं इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर है। क्लियर है। और ये पॉइंट P ले लेते हैं हम, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो गॉसियन एप्लीकेशन है, तो गॉसियन एप्लीकेशन के लिए हमको एक इमेजिनरी
गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। ठीक है, गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूँ तो वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा, है ना, वो अनदर स्फेरिकल सेल होगा इस तरह से। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं इस स्फीयर के कारण किसी भी पॉइंट पर, है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट अगर मैं लूँ तो ये क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये है हमारी गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस है। क्लियर है? अब यहाँ के अगर चार्ज की मैं बात करूँ, ठीक है, तो चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो इस चार्ज को मैं कैपिटल Q मान लेता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम फ्लक्स की डेफिनेशन से इस जो भी हमारे पास में होलो स्फीयर है इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें, है ना। उसके लिए हम यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, स्मॉल एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। क्लियर है? यहाँ पर कहीं भी आप स्मॉल एरिया एलिमेंट लो, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो इसके हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस तरह से। ठीक है, और जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे रेडियल है ना, तो डायरेक्शन की जहाँ तक बात करेंगे तो वो भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब अगर मैं इसका एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है ना, वो और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच अगर मैं एंगल निकालना चाहूँ कहीं पे भी, है ना, तो वो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 ही होगा। तो उस कंडीशन में ये जो हमारी गॉसियन सरफेस है ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स अगर हम इसका निकालें तो उसको कैसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds इजिकल टू, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, E ds cos थीटा, है ना। और सभी एलिमेंट्स के लिए थीटा की जो वैल्यू है हमारे पास में वो है 0। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन E ds, E सभी पॉइंट पे सेम है, E को हम बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, E ds। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखने की, यहाँ पर ये सर्कल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक सेल है, स्फेरिकल सेल है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब इसका मैं एरिया निकालूंगा, टोटल एरिया, है ना, तो ये पूरा ही क्या होगा, एडअप होगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ds इजिकल टू, स्फीयर की बात कर रहा हूँ तो स्फीयर के एरिया, स्फीयर की बात कर रहा हूँ तो स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई r²। ठीक है, वैल्यूज पुटअप करते हैं तो हो जाएगा E इंटू 4 पाई r²। तो ये फ्लक्स की डेफिनेशन से हमारे पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब गॉस थ्योरम की अगर हम बात करें तो गॉस थ्योरम में पता है क्या होता है, गॉस थ्योरम होता है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds इजिकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? दो इक्वेशन हो गई, ये फर्स्ट एंड दिस वन इज सेकेंड। दोनों को इक्विवेलेंट करें तो ये हो जाएगा E डॉट 4 पाई r² इजिकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये फाइंड करना है तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r²। ठीक है, तो ये स्फेरिकल सेल के कारण इससे बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर मैं किसी पॉइंट चार्ज के कारण, ये Q है, इसके कारण किसी पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहूँ, है ना, जो हमने पहले वाले वीडियोस में किया है, तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड की, जो हमारे पास में क्या आई थी, E बराबर से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r²। सेम यही जो हमको यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी स्फेरिकल सेल है
हमारे पास में, ठीक है। तो स्पेरिकल सेल पॉइंट चार्ज की तरह क्या करता है, बिहेव करता है व्हेन अ पॉइंट चार्ज केप्ट एट सेंटर। क्लियर है। अब जो अगली कंडीशन है हमारे पास में सेकंड केस, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पर फाइंड करनी है, इसकी सरफेस पे, ठीक है। तो सरफेस पे फाइंड करने के लिए ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट जो है हमारे पास में P, ये कहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट पे, ठीक है, मतलब सरफेस के ऊपर। तो उस कंडीशन में ये जो स्मॉल r है वो रिप्लेस किससे होगा, कैपिटल R से। तो उस कंडीशन में हमारे पास में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी हमारे पास में सरफेस के लिए, वो होगी E = 1/4πε0 एंड Q/R²। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास में सेकेंड केस के लिए, ये है सरफेस के लिए, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी हमारे पास में, ये वाली, ये है आउट, मतलब जो भी हमारे पास में स्पेरिकल सेल है उसके बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। उसमें हमको जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो इस स्पेरिकल सेल के अंदर किसी पॉइंट पर हमको निकालना है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द सेल। सेल लेते हैं, ठीक है। चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज इसकी सरफेस पर इक्वली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। रेडियस की बात करें तो कैपिटल R, ये हम देख चुके हैं। और जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है इस सेल के अंदर, ठीक है, वो स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो पहला काम हमारा ये है कि हमको एक गॉसियन सरफेस लेनी है। तो इस तरह से एक गॉसियन सरफेस लेते हैं हम, ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली इससे पहले वाले में जैसे हमने स्मॉल एलिमेंट लिया था, स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है, थीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो वापस 0 होगी, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं हम शॉर्ट में, क्लोज इंटीग्रेशन E.ds = Q/ε0, ठीक है। या फिर इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, E.ds cos θ Q/ε0, θ = 0, E.ds = Q/ε0। जहाँ तक चार्ज की बात आती है ना, तो अंदर चार्ज की अगर हम बात करें तो अंदर चार्ज क्या है, अंदर चार्ज है बिग 0, ठीक है। अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, 0। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे, बात में आ रही है। यहाँ पर ये जो मेरे पास में एरिया है इसकी कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है ये 0 के बराबर नहीं होगा, है ना। तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर अंदर, 0 होगा, बात में आ रही है। तो स्पेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे, अब चाहे पॉइंट आप यहाँ पे ये ले लो, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पर अगर आपने पॉइंट लिया तो यहाँ से फिर वापस क्या बनाना पड़ेगा आपको, एक गॉसियन सरफेस लेनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में भी E की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो स्पेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो हमेशा क्या होगा, 0। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसके जस्ट पास में यहाँ पर इससे टच होता हुआ कोई गॉसियन सरफेस लेता हूँ, ठीक है, लेकिन ये है क्या है, इसके अंदर, ये क्या है, गॉसियन सरफेस इस स्पेरिकल सेल के अंदर है। तो उस कंडीशन में भी जो चार्ज है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, इसकी सरफेस पे, है ना। इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 ही होगा। और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको 0 प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो किसके थ्रू प्रूव कर सकते हैं हम, गॉसियन लॉ के थ्रू।
बात समझ आ रही है? जो भी हमारी गॉस थ्योरम है उसके थ्रू हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जहाँ तक बात आती है कंडक्टर के अंदर, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरह का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा लॉ है, ऐसी कौन सी थ्योरम है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो, तो वो क्या है, गॉस लॉ। क्लियर है? अब हम इन तीनों ही कंडीशंस में, तीनों ही कंडीशन मतलब जो भी स्फेरिकल सेल है उसके बाहर, उसकी सरफेस पे और उसके अंदर, ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। ये डिस्टेंस पर किस तरह से डिपेंड कर रहा है ना, उसके लिए हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अब हम डिस्टेंस के साथ जो भी वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो देखते हैं। ये मेरे पास में स्फेरिकल सेल है, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है जिसको मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और ये इसकी डिस्टेंस है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, कहने का मतलब अंदर की अगर मैं बात करूँ तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका जीरो होता है, ठीक है। अब सरफेस की अगर हम बात करें, है ना, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर मैक्सिमम होती है इस कंडीशन में, और इसकी वैल्यू हमको मिली थी E = 1/4πε0 Q/R², ठीक है। और इसके बाद सरफेस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, मतलब स्फेरिकल सेल के बाहर किसी भी पॉइंट पर अगर हम इस स्फेरिकल सेल से दूर जा रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो ये होगी 1/4πε0 Q/R², ठीक है। तो जब पॉइंट स्फेरिकल सेल के अंदर हो तो उस कंडीशन में स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अब अगर पॉइंट हमारा सरफेस पे है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में जो स्मॉल r है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, कैपिटल R से, और जो भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा 1/4πε0 Q/R², है ना। या फिर अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज की जगह हम क्या रख सकते हैं, 4πr² × सिग्मा। तो चार्ज को हम उस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, वैल्यूज पुटअप करेंगे Q की जगह तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी। अब बात कर रहा हूँ मैं किसकी, जब मेरा पॉइंट क्या है, इस स्फेरिकल सेल के बाहर है, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो मुझे मिलेगा वो ही मिलेगा, है ना। और यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इस सरफेस के बाहर, जैसे जैसे पॉइंट हम इससे दूर लेते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में कम होता जाएगा। क्लियर है?